सॉरी। वैसे कौन है आजकल जो हर वक्त अपने फ़ोन में गुम नहीं रहता? टेक्नोलॉजी चीज़ ही ऐसी है, इसका काम तो है हमारे काम करना और ये हमें ही अपना गुलाम बना लेती है। अब मैंने किसी को तो इल्ज़ाम देना है ना। जैसे मैं तो मानती हूँ टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे असरात भी हैं उसके हमारी ज़िंदगी पर, तो फिर क्यों ना आज का शो भी इसी टॉपिक पर कर लिया जाए। सलाम एंड वेलकम टू ज़िंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेक्नोलॉजी की दुनिया से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। आज के शो में हम आपके लिए लाए हैं ट्रांसपोर्ट के मुस्तकबिल की एक झलक, जो ज़्यादा दूर नहीं, सेहत के शोबे में होने वाली कुछ नई पेशरफ्त और हमारी नई नस्ल का टेक्नोलॉजी से गहरा होता रिश्ता। स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर से पहले हमारी ज़िंदगी बदली गाड़ियों ने। ड्राइवर और गाड़ी का साथ तकरीबन एक सदी पुराना है। अब इन 100 सालों में ड्राइवर तो नहीं बदला, लेकिन गाड़ियाँ बदल गई इतनी ज़्यादा कि आने वाले कुछ अरसे में हो सकता है उन्हें हमारी यानी ड्राइवर की ज़रूरत ही ना रहे। ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है, एक झलक देखिए। हो सकता है मुस्तकबिल में आप कुछ इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाएं, न ट्रैफिक न सड़क के गड्ढे, बस दिल की धड़कन शायद कुछ बढ़ जाए। आजकल कई कंपनियां जोर शोर से इस तरह के उड़न खटोले बनाने की कोशिश कर रही हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन आजकल तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में सपनों को हकीकत में तब्दील होते ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसकी एक मिसाल है ड्राइवरलेस कार्स, यानी ऐसी कारें जो बिना ड्राइवर्स के एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती हैं। अमेरिका की कई कंपनियां इस कार को बनाने की कोशिश कर रही हैं और कई शहरों में रोड टेस्ट किए जा रहे हैं जो काफी एडवांस स्टेज में है। पिछले दिनों वाशिंगटन डीसी के पास हाईवे 95 पर एक ऐसी ही कार को टेस्ट किया गया। इस कार ने खुद ब खुद लेन बदली, स्पीड बढ़ाई और घटाई, ब्रेक लगाए, यानी वो सब कुछ किया जो एक ड्राइवर करता। ये कार सड़क पर चलने वाली दूसरी स्मार्ट कार से भी राब्ते में रहती है। गाड़ी में अमेरिका की रियासत वर्जीनिया के सेनेटर टिम केन सवार थे। मैं खुद को बहुत महफूज महसूस करता हूँ। मुझे इसमें आम कार की निस्बत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। इस तरह की कारों के सपोर्टर्स का कहना है कि इन कारों से एक्सीडेंट्स कम होंगे और कार हादसों में कम लोगों की मौत होगी। इससे एक तो ईंधन में बचत होगी, जिंदगियां बचाई जा सकेंगी और 80% हादसात में कमी आ जाएगी। इस कार को अमेरिका की वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी ने बनाया है और टेस्ट अभी जारी हैं। ऐसी कोशिशें कई और मुल्कों में भी हो रही हैं। कुछ दिन पहले जर्मनी में 40 टन सामान से लदा एक ट्रक हाईवे पर चला। ये ट्रक जर्मनी की डाइमलर एजी कंपनी ने बनाया है और इसका मकसद है ड्राइवरों को आराम देना, न कि उनकी जगह लेना। इस ट्रक को चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए काफी सख्त रूल्स हैं। मुझे पीछे मुड़ने की इजाजत नहीं है, मुझे साइड पर भी मुड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मुझे मुसलसल ट्रैफिक की सूरत हाल पर नजर रखनी होती है। लेकिन मैं गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से अपने हाथ हटा सकता हूं और आप देख सकते हैं कि स्टीयरिंग में कोई हलचल नहीं है और गाड़ी बदस्तूर अपनी लेन में है। रडार्स, कैमरे, सेंसर और जीपीएस की मदद से ये ट्रक लगातार सड़क के हालात का जायजा लेता रहता है और अगर जरूरत पड़े तो ड्राइवर को स्टीयरिंग संभालने के लिए कहता है। डाइमलर कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से ड्राइवर्स की बोरियत कम होगी, लेकिन कुछ अरसा पहले ये सोचना मुश्किल था कि एक दिन कार बिना ड्राइवर्स की चलेंगी। 2004 में इस तरह की कारों के एक मुकाबले में एक भी कार अपना सफर पूरा नहीं कर पाई थी। उसके अगले साल 5 कारें सफर पूरा करने में कामयाब हुई। 2007 में 6 कारों ने पिछले कई सालों के मुकाबले ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी। तजुर्बाती ट्रैफिक और सिग्नल्स के बीच उन्होंने अपना सफर पूरा किया और कुछ ही सालों में ये कारें सड़कों पर चलने लगी हैं। आज कंपनियों के बीच ऐसी कारों को बाजार में लाने की दौड़ लग गई है। टोयोटा अगले साल ऐसी एक कार बाजार में लाएगी। अब तो आपको लग ही गया होगा कि हम यूं ही नहीं kह रहे थे कि बहुत मुमकिन है कुछ वक्त बाद आप बाजार कुछ इस तरीके से जाएं। गाड़ी खुद चले या आप चलाएं, ट्रैफिक में वक्त तो गुजारना ही पड़ेगा, लेकिन जब वक्त पहले से ज्यादा आराम और सुकून के साथ गुजर सके, ये मुमकिन बनाने के लिए इन दिनों साइंसदान की नई चीजों पर काम कर रहे हैं। आप भी देखिए। हम जानते हैं कि गाड़ी चलाते हुए कई बार आपका मन करता है कि जिन ड्राइवरों को ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती
उन्हें कान पकड़ के सड़क से अलग कर दिया जाए। कई बार आपने ट्रैफिक जैम और ठीक से सड़क क्रॉस न करने वालों को भी कोसा होगा। हम आपका दर्द समझते हैं। सड़क पर हर वक्त कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जिससे सफर बेमजा और बोझल हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के पूरे इम्कान होते हैं। अब अनाड़ी ड्राइवर्स और ट्रैफिक जैम को ठीक करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे वक्त में आपको टेंशन कम हो और आपका मूड ठीक रहे, इसके लिए बाजार में एक नई कार सीट आने वाली है। इस सीट में लगे सेंसर आपके दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार जैसी चीजें मॉनिटर करेंगे और उसके मुताबिक सीट आपको आराम पहुंचाएगी। हम बुनियादी तौर पर करते ये हैं कि हम इस सेट पर सांस और दिल की रफ्तार पर नजर रखते हैं और इससे हम ज़हनी दबाव और तवानाई की सतह की पैमाइश करते हैं। अगर आप ज़हनी दबाव में हैं तो आपको पुरस्कून करने के लिए मसाज मिलता है। अगर आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो आपको तवानाई बढ़ाने वाला मसाज मिलता है। माहिरीनों का कहना है कि इस सब से सड़क हादसों में कमी आ सकती है। इस सीट को बनाने में करीब 5 साल लगे और ये तकरीबन 2020 तक बाजार में आ सकती है, लेकिन उस वक्त तक आपको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। अभी तक ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि ये कार मोशन सिकनेस यानी जी मत लाना रोक सके, लेकिन फिक्र मत कीजिए, इस मसले से निपटने का काम भी जारी है। इंग्लैंड के इंपीरियल कॉलेज में ये शख्स गाड़ी की उन हरकतों का तजुर्बा कर रहा है जिससे गाड़ी में जी मत ला सकता है। साइंटिस्ट इस टोपी के जरिए दिमाग में हल्का सा करंट भेज रहे हैं जिससे इस कैफियत में आराम आता है। इस सिलसिले में बहुत कम मिकदार में बिजली की लहरें आपके दिमाग से गुजारी जाती हैं। अभी तक इसके कोई नापसंदीदा साइड इफेक्ट सामने नहीं आए। साइंटिस्ट का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी सेलफोन के साथ काम करेगी और अगले 10 सालों में लोगों तक पहुंच सकती है। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आपके लिए लेकर आएंगे सेहत की दुनिया में होने वाले कुछ नए और बहुत ही अनोखे तजुर्बे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद हम ला रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजी जो जिस्म के अंदरूनी हिस्सों का मुआयना बना देगी और भी आसान। कहीं मत जाइएगा, जिंदगी 360 विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा देने वाले कुछ नए आइडियाज और प्रोडक्ट। ऑपरेशन थिएटर में जाने का सोच कर ही दिल डर जाता है, मरीज का, डॉक्टर का नहीं। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर सीटी स्कैन्स, एमआरआई और एक्सरेज वगैरह के जरिए ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उन्होंने आपके जिस्म के किस अंदरूनी हिस्से के साथ क्या करना है। लेकिन अब एक अमेरिकी कंपनी एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है जो आपके दिल गुर्दे ऑपरेशन से पहले ही सर्जन के हाथ में पकड़ा देगी और वो उनका चारों तरफ से अच्छी तरह मुआयना करके फिर ये फैसला करेंगे कि उन्होंने आपके साथ करना क्या है। ये देखिए, ये मुस्तकबिल का तरीका इलाज हो सकता है क्योंकि अब डॉक्टर्स जिस्म के अंदरूनी हिस्सों के दरमियान घूमकर हर एंगल से जिस्मानी आज़ा का जायजा ले सकते हैं। वर्चुअल इमेजिंग कहलाए जाने वाले इस निज़ाम ने अब सीटी स्कैन और एमआरआई की जगह ले ली है। अब सर्जन ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले ही जिस्म के अंदरूनी हिस्सों का जायजा ले लेते हैं। खास किस्म के मॉनिटर और चश्मों से मुज़य्यन एकोपिक्सल नामी इस 3D टेक्नोलॉजी को कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में जेड स्पेस नामी कंपनी ने तैयार किया है। ये मशीन 2D तस्वीर को 3 डायमेंशंस में तब्दील कर देती है। सर्जन्स के लिए ये बहुत ही जबरदस्त आला है। बहुत से सर्जन एक्सरे, एमआरआई और सीटी तस्वीर से अच्छा मुआयना कर लेते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाकर वो जिस्म के अंदरूनी हिस्सों का बिल्कुल साफ जायजा ले सकते हैं। तो अब हमारे सॉफ्टवेयर इस टेक्नोलॉजी के जरिए बीमारियों का डेटा हासिल करके और इसका मुआयना करने के बाद 3D टेक्नोलॉजी के जरिए जिस्म के अंदरूनी हिस्सों से एक तरह से बातचीत भी कर सकते हैं। एकोपिक्सल से डॉक्टरों को दिल के अमराज का फौरन अंदाजा हो जाएगा, जिसके बाद वो ऑपरेशन बाआसानी कर सकते हैं। जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को बाहर से परखना और अमराज का पता लगाना बहुत दिलचस्प तजुर्बा रहा। डॉक्टरों ने इस टेक्नोलॉजी के जरिए नौमौलूद बच्चों में दिल के अमराज को बाआसानी ठीक किया और वक्त भी कम लगा। ऑपरेशन से पहले सिर्फ तरीके कार को वाजे करने में ही काफी वक्त दरकार होता है, मगर अब इसमें ड्रामाई तब्दीली वाक़या होगी क्योंकि इस पेशे में वक्त ही सब कुछ है। वाओ, है ना अमेजिंग। ऐसी टेक्नोलॉजी उन लोगों के तो बहुत काम आ सकती है
जिन के आज़ा किसी हादसे या बीमारी की वजह से सही तरह से काम नहीं कर पाते। इसकी एक मिसाल तो है वो लोग जो रीढ़ की हड्डी को चोट लग जाने की वजह से हमेशा के लिए मफलूज हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड में अब साइंसदानों ने एक छोटा सा पुर्जा या इम्प्लांट तैयार किया है जो अगर रीढ़ की हड्डी पर लगी झिल्ली के साथ सी दिया जाए तो ऐसे मरीजों की हालत बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। फिलहाल तो इस इम्प्लांट का तजर्बा सिर्फ चूहों पर ही किया गया है, लेकिन उसके नताइज काफी हैरानकुन रहे हैं। 6 हफ्ते पहले ये चूहा हरकत भी नहीं कर सकता था क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी थी, लेकिन एक खास किस्म की सपोर्ट की मदद से आज ये अपने पैरों पर चल रहा है। स्विट्जरलैंड में साइंसदानों ने एक ऐसा मसनूई पुर्जा या इम्प्लांट इजाद किया है जो चूहे की नकारा रीढ़ की हड्डी को केमिकल और इलेक्ट्रिकल तौर पर स्टिमुलेट या मुतहरिक करके इसके आसाब को ठीक होने और चूहे को हरकत करने में मदद देता है। रीढ़ की हड्डी के टिश्यूज की इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलेशन के इस्तेमाल से हमने ये देखने की कोशिश की आया जानवर की पिछली टांगों की हरकत को बहाल किया जा सकता है या नहीं, और हमें पता चला कि यकीनन हम ऐसा कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए हमने कई हफ्तों तक चोट के शिकार जानवरों की रीढ़ की हड्डी पर इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलेशन किया जिसके बायस वो चलने के काबिल हो सके। ये नया इम्प्लांट जिसे ईडियोरा कहा जाता है पुरानी टेक्नोलॉजी यानी सख्त इम्प्लांट्स की रगड़ से रीढ़ की हड्डी की बैरूनी सतह को पहुंचने वाले नुकसान और सोजिश के लिए एक लचकदार हल है। हमें एक ऐसा इम्प्लांट चाहिए था जो जिस्म को नुकसान पहुंचाए बगैर लंबे अरसे तक जिस्म में मौजूद रहे। लिहाजा पहला सवाल जो हमने उठाया वो ये कि इम्प्लांट को नरम बनाने से इसमें कोई फर्क पड़ता है। स्टेफनी का कहना है कि इससे फर्क पड़ता है। ईडियोरा नरम और लचकदार लेकिन मजबूत सिलिकॉन से बनाया गया है जिसकी 2 मुनफरिद खुसूसियात हैं। रिसर्चर्स केमिकल स्टिमुलेशन के लिए एक बारीक नाली के जरिए अद्वियात को बराह रास्त रीढ़ की हड्डी की सतह पर इंजेक्ट करते हैं। ईडियोरा सिर्फ गैर इख्तियारी हरकत बहाल करता है, जबकि चूहे को सहारे के बगैर चलने के काबिल होने के लिए जरूरी है कि रीढ़ की हड्डी के नए तैयार किए जाने वाले आसाब मोटर कॉर्टेक्स से राब्ता करें। मोटर कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो जिस्म में इख्तियारी हरकत को कंट्रोल करता है। इस वक्त रीढ़ की हड्डी की हरकत और दिमाग के साथ साथ मोटर कमांड और स्टिमुलेशन के दरमियान कोई राब्ता नहीं है। लिहाजा अब हमें ये तरीका भी दरियाफ्त करना है जिससे इन दोनों का राब्ता बहाल किया जा सके ताकि इंसान हरकत के बारे में सोच सके और उसकी हरकत उसकी सोच के साथ हम आहंगी रखती हो। चूहों में इस तरीका कार के कामयाब तजर्बे के बाद उम्मीद की जा सकती है कि अगला कदम इंसानों के इलाज का तरीका दरियाफ्त करना होगा ताकि व्हील चेयर से बंधे लोग एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लेबोरेटरी के चूहे आम चूहों की निस्बत थोड़े साफ नहीं लगते। वैसे एक बात तो आप लोग भी मानते होंगे कि बहुत सी खवातीन अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा अपने घर की सफाई करने में ही गुजार देती हैं ताकि ये चूहे और दूसरे कीड़े मकोड़े अंदर ना आए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हर घर की चादरों में और सोफों पे लगे कपड़े में अनगिनत ऐसे नन्हे मुन्ने कीड़े होते हैं जो आंख से दिखाई तो नहीं देते, लेकिन बहुत से लोगों को डस्ट यानी गर्द से एलर्जी इन्हीं की वजह से होती है। पोलैंड में अब साइंसदान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा कपड़ा तैयार किया है जिसमें इस तरह का कोई कीड़ा घुस ही नहीं सकता। हमें इस हवाले से सोचना पसंद नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि 0.3 मिलीमीटर जिसामत की मखलूक की एक बड़ी तादाद हमारे साथ हमारा बिस्तर शेयर करती है। इससे भी बढ़कर हकीकत ये है कि हम सांस लेने के दौरान आम मिट्टी के साथ साथ इनके फुजले को सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं। इस फुजले में एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसे प्रोटीएजेस कहा जाता है, जो हम में हल्की फुल्की छींकों और खांसी के अलावा शदीद दमे की बीमारी का बायस भी बन सकते हैं। इन मिट्टी के कीड़ों से छुटकारा हासिल करना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है, खासतौर पर वो कीड़े जो बिस्तर की चादर में रहते हैं। ये कीड़े आसानी से चादर के बारीक खानों में घुस जाते हैं। हमने अपने तरीक़ाकार से मिट्टी के कीड़ों और एलर्जी के बायस बनने वाले अज्जा के लिए एक रुकावट तैयार कर ली है। पोलैंड की मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैयार किए जाने वाला ये एंटी एलर्जी कपड़ा दूसरे एंटी एलर्जी कपड़ों की तरह कीड़ों का रास्ता तो रोकता है, लेकिन साथ ही हवा की तरसील भी यकीनी बनाता है, जिसकी वजह से ये चादरें इंतहाई आरामदा हैं। इस शीट को तजर्बाती तौर पर इस्तेमाल करने वाले एलर्जी के मरीजों के मुताबिक इनके मर्ज की अलामत में 70% कमी आई है।
انہوں نے ہمیں بتایا کہ آخرکار وہ آرام سے اپنے بستر پر سونے لگے ہیں، کیونکہ پہلے انہیں سونے میں بہت مشکلات پیش آتی تھیں۔ یہ ان کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کو دمے کا دورہ پڑ جاتا تھا، یا آنکھوں سے پانی بہنے لگتا تھا، یا ناک بند ہو جاتی تھی۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ بار بار دھونے سے بھی اس کپڑے کی خصوصیت میں کمی نہیں آئی۔ ان کے خیال میں صرف چند مزید ٹیسٹوں کے بعد یہ کپڑا مارکیٹ میں فروخت کے لیے تیار ہوگا۔ اس دوران مٹی کی الرجی سے متاثر افراد کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے گھروں کو خشک رکھیں، فرش کی اکثر صفائی کریں اور بستر کی چادروں کو گرم پانی سے دھوئیں۔ یہاں پہ میں لینے لگی ہوں ایک چھوٹا سا بریک، لیکن آپ کہیں مت جائیے گا کیونکہ بریک کے بعد ہم لے کر آ رہے ہیں بچوں اور ٹیکنالوجی کے تعلق پر کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ رپورٹس۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسی جگہ جہاں بچے اور بڑے مل کر سیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی ABC۔ کافی چانس ہے کہ اس وقت جب آپ یہ شو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے گھر میں بچے آپ کے ہی موبائل فون یا کمپیوٹر پر کوئی گیم کھیل رہے ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مہنگا سا گیمنگ کنسول استعمال کر رہے ہوں۔ تو ان کو بولیں بیٹا 2 منٹ کے لیے گیم پاز کرو اور آ کے ٹی وی دیکھو، کیونکہ اب ہم بات کرنے لگے ہیں ویڈیو گیمز کی اور پڑھائی کی بھی۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں کمپیوٹر میں مہارت بہت ضروری سمجھی جاتی ہے، اور کمپیوٹر گیمز خاص طور سے بچوں میں اس مہارت کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ مگر سائنسدان متنبع کرتے ہیں کہ ایسا تب ہوتا ہے اگر ایک حد میں رہ کر گیمز کھیلی جائیں۔ 600 نوجوانوں پر کی جانے والی ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ جو بچے ہفتے میں ایک دفعہ کھیلتے ہیں وہ اسکول میں ان بچوں سے اچھے گریڈ حاصل کرتے ہیں جو دن میں 2 یا زیادہ مرتبہ کھیلتے ہیں۔ اس تحقیقاتی رپورٹ میں والدین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے روزانہ استعمال سے بچوں کی اسکول کی کارکردگی متاثر نہیں ہوتی۔ یہ بات تو واضح تھی کہ سوشل میڈیا کا بچوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ سوشل میڈیا ہر بچے کی زندگی کا اہم جزو ہے۔ والدین اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچوں کو کمپیوٹر گیم سے دور رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ کو تو اپنے ٹین ایجر بچوں کو اس لت سے نجات دلانے کے لیے پیشہ ورانہ مدد لینی پڑتی ہے۔ اس ریسرچ میں خود گیمز کی عادت پڑ جانے کے بارے میں تحقیق نہیں کی گئی، مگر یہ رائے ضرور دی گئی ہے کہ کمپیوٹر گیمز کی وجہ سے بچے شام کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، جس سے انہیں تھکاوٹ ہوتی ہے اور وہ اگلے روز اسکول کے کام پر توجہ نہیں دے پاتے۔ لندن میں کمپیوٹر گیمز کے ایک اسٹور کے مالک کہتے ہیں کہ پرانی اور نئی گیمز سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اب بنائی جانے والی گیمز زیادہ لمبی، مفصل اور پیچیدہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے زیادہ دیر تک ان میں مگن رہتے ہیں۔ اب گیمز میں سٹوری لائن کی وجہ سے تجسس زیادہ ہوتا ہے اور یہ کیفیت ہوتی ہے کہ او میرے خدایا اب آگے کیا ہوگا، جبکہ پرانی گیمز میں تصوراتی نقشہ کشی کے بجائے ہاتھ اور آنکھ کے درمیان ہم آہنگی، آپ کی سپیڈ اور آپ کا رد عمل زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ہینری کرسٹوف جو بچپن سے کمپیوٹر گیمز کھیلتے آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ان کی زندگی ان گیمز سے متاثر نہیں ہوئی۔ مجھ پر اس کے برے اثرات مرتب نہیں ہوئے، اس لیے کہ میں نے ویڈیو گیمز اور باقی زندگی میں ہمیشہ توازن رکھا۔ میں گھر سے باہر دوسرے کھیل کھیلتا، لکڑیوں سے، کیچڑ سے۔ کمپیوٹر گیمز کے علاوہ بھی میری کئی سرگرمیاں تھیں۔ یعنی کسی بھی دوسرے مشغلے کی طرح کمپیوٹر گیمز کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے بھی اعتدال یا توازن شرط ہے۔ گزشتہ 30 برس سے یہ مشغلہ رکھنے والے ایمری کو اب اسے انجوائے کرنے کے لیے ایک ساتھی بھی مل گیا ہے۔ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ کمپیوٹر گیمز کھیلتا ہوں، اس سے ہمیں اپنا رشتہ مضبوط رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر میری بیوی ویڈیو گیمز میں دلچسپی نہیں رکھتی تو میں اس سے شادی نہیں کرتا۔ دوسری جانب کمپیوٹر گیمز کی صنعت ایک عرصے سے یہ دعویٰ کرتی آ رہی ہے کہ گیمز کھیلنے اور اس کی لت پڑنے میں کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ یہ نئی ریسرچ اب اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ کمپیوٹر گیمز کھیلنے اور بچوں کے اسکول میں کارکردگی کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ شاید آگے چل کے اس بارے میں بھی ریسرچ ضروری ہو کہ ایمری جیسے بالغ لوگ جو کمپیوٹر گیمز کھیلتے ہیں ان کی خوشحال شادی شدہ زندگی میں کمپیوٹر گیمز کا کتنا عمل دخل ہے۔ بچہ جب
ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسے سمجھ نہیں رہے ہوتے. واشنگٹن ڈی سی کے قریب ایک ایسی جگہ ہے جہاں بچوں کو کھیل ہی کھیل میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بنیادی اصول سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے تاکہ کل کو وہ صرف پروڈکٹس استعمال کرنے والوں میں سے ہی نہیں بلکہ کچھ ایجاد کرنے والوں میں سے ہوں. تو چلتے ہیں چلڈرنز سائنس سینٹر لیب. چلڈرن سائنس سینٹر لیب کے ایک تجرباتی ڈیسک پر ہوپ، اس کا بھائی اور اس کی ماں کیچڑ اور مقناطیسوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہیں. ہم نے بہت مزے کی چیزیں بنائی. ہم نے چپکنے والی مقناطیس اور قوس قزح سے مزے کے تجربے کیے. ہم نے ایک جہاز بنایا جو اس ٹیوب میں اڑایا جا سکتا ہے. ہوپ کی والدہ ایڈنا ہیوز کہتی ہیں کہ میوزیم جانے کا یہ ایک نیا تجربہ ہے. ہم انہیں مختلف عجائب گھروں میں لے جا چکے ہیں جہاں یہ صرف چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر یہاں تو یہ چیزوں کو چھو سکتے ہیں. مجھے معلوم تھا کہ اس کی طرف یہ زیادہ راغب ہوں گے. نینی اسپائیوے چلڈرن سائنس سینٹر کی ڈائریکٹر ہیں جس کا حال ہی میں ریاست ورجینیا کے شہر فیرفیکس میں افتتاح کیا گیا. خاندان کے ساتھ مل کر سیکھنے کا تجربہ بہت اچھا ہے. بچپن میں جب آپ گھر کے کسی فرد کے ساتھ کچھ سیکھتے ہیں تو وہ ایک اہم تجربہ ہو سکتا ہے. اور یہاں بہت سے تجربات کرنے کی گنجائش ہے. سینٹر کا ڈسکوری زون 5 سال یا اس سے کم عمر بچوں کے لیے ہے. بڑے بچے انسپریشن ہب کو پسند کرتے ہیں. ونڈ ٹیوب میں بچے ہوا کی حرکات کے بارے میں سیکھتے ہیں، جہازوں کے انجینئر جس کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور یہاں ٹنکر شاپ میں بچے اپنی نئی تخلیقات میں مگن ہیں. 12 سالہ ہنری کہتے ہیں یہ چلتے پھرتے اپنی ٹانگوں سے نشان چھوڑے گا. میں نے لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا اور مجھے لگا کہ لوگ اس سے مزہ لے رہے تھے. یہاں آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کام میں لا سکتے ہیں. یہاں سیاح چاہے کہیں بھی جائیں ان کی مدد کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہوتا ہے. سمانتھا اسٹیونسن جنہوں نے حال ہی میں بایولوجی میں ڈگری حاصل کی ہے یہاں لیب میں استاد ہیں. ہم زیادہ تر ان کے سوالوں یا انہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو ان کی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں. میرے بچے پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ تر تجربات خود ہی کر سکتے ہیں مگر والدین کی حیثیت سے یہ جاننا اچھا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ہے آپ کی مدد کے لیے اور مختلف طریقوں سے تجربات کرنے کی حوصلہ افزائی کے لیے. افتتاح کے 2 ماہ کے مختصر عرصے میں چلڈرن سائنس سینٹر میں اب تک 10,000 سیاح آ چکے ہیں. اس کی مقبولیت کا راز ڈھکا چھپا نہیں، وہ ہے سیکھنے کے عمل کی تفریح کے ساتھ آمیزش. یہ تھا ہمارا آج کا شو. آئی ہوپ آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آنے والی یہ رپورٹس انجوائے کی. ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ویک، خدا حافظ.